अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आजू काजमी और जी हाँ, हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बात करेंगे एक बार फिर बात करेंगे एक बार फिर ईरान अमेरिका वॉर से या ईरान अमेरिका के दरमियान जो अटैक्स चल रहे थे उससे। यानी कि अभी हमने एक पीस टॉक करवाई, उसके बाद स्विट्जरलैंड में जाकर बात की और कहाँ कहाँ जाकर हमने लोगों को समझाने की कोशिश की, मगर इनकी समझ में कुछ नहीं आता। यानी कि वो जो कहते हैं ना कि काश कोई इनको समझाता, इनकी समझ में कुछ नहीं आता। अभी हम लोग मुबारकबाद ही ले रहे थे और अभी हमारे यहाँ यही बात चल रही थी कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हिस्से में आएगा या फिर नोबेल पीस प्राइज जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हिस्से में आएगा। इसलिए कि ट्रम्प का तो कोई रोल नहीं है, ट्रम्प तो लड़ रहे थे तो इसलिए ट्रम्प को तो नहीं मिल सकता। हाँ, हम लोग आपस में यानी कि यहाँ पर डिसाइड किया जा रहा था कि आखिर करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन अभी हम लड्डू बांट ही रहे थे और अभी लड्डू के कुछ या मिठाई के कुछ डब्बे अभी रहते थे जो कि लोगों में बांटने थे कि पता लगा कि जी जो ईरान और अमेरिका है उन्होंने एक बार फिर अटैक शुरू कर दिए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। उसके बाद डिशिंग 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 चल रही है और जी एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब सर पकड़ के बैठ गए, इसलिए कि भाई लोग कह रहे हैं कि अगर आप क्रेडिट ले रहे थे वॉर रुकवा देने का, लड़ाई रुकवा देने का, या अपने आप को बहुत महान बता रहे थे, तो इस वक्त अगर लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है और तमाम गड़बड़ फिर से मच गई है और दोनों कंट्रीज एक दूसरे को इल्जाम दे रही हैं कि जी एमओयू साइन किया और उसके बाद जो कह लीजिए कि जो लड़ाई हो रही है, जो अटैक्स चल रहे हैं उसके लिए दोनों एक दूसरे को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी पाकिस्तान को भी ले लेनी चाहिए। क्योंकि हम तो ये कहते फिर रहे थे कि जी हमने तो ये लड़ाई रुकवा दी है, हमने तो जी पीसफुली यानी दोनों को अलग अलग करके और कहा कि जी जाओ अपने अपने घर जाओ, और उसके बाद ये लड़ाई रुक चुकी है और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में आया है। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे क्या, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये दोबारा से लड़ना शुरू हो गए और अब के तो ये ऐसा लड़ रहे हैं कि लगता नहीं है कि कौन क्या चाहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं। वो जी ईरान वाले कह रहे हैं अमेरिका ने अटैक कर दिया, अमेरिका कह रहा है ईरान ने अटैक कर दिया। उसके बाद चाहे अटैक किसी ने भी किया हो, लेकिन इस वक्त कतर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वही कतर है जिसको कि जब एक तरह से जब सब लोग लड़ाई जिन्होंने खत्म कर दी थी और सब वाहवाही हो रही थी, तो उस वक्त कतर ने आके सब लोग कतर को ही जीत का ताज पहना रहे थे और कहा यह जा रहा था कि जी जो कुछ भी हुआ है वो कतर की वजह से हुआ है, पाकिस्तान का तो सिर्फ चेहरा था। लेकिन अब जब दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है तो वो कतर वाले भाईजान पता नहीं कहाँ गए, और जिसको देखो तो आकर हमारे ही लोगों को, पाकिस्तानियों को ही बुरा भला कह के जा रहे हैं कि ये देखो जी, खास तौर पे हमारे भारतीय दोस्त, ये देखिए जी इन्होंने पीस टॉक करवाई थी, ये देखिए जी इनका किया जा रहा था। तो अब ये जिम्मेदारी, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनको ही लेनी होगी कि जी लड़ाई दोबारा शुरू हो चुकी है। यानी कि अगर हमने ये कहा था कि हमने पीस टॉक करवा दिया है और उसके बाद दोनों के दरमियान अटैक बंद हो गए, तो अगर वो अटैक दोबारा शुरू हो गए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पाकिस्तान ले। अरे भाई ये कहाँ लिखा है, ये कौन सी किताब में होता है? मतलब कुछ भी बोलेंगे आप लोग। अगर लड़ाई उन्होंने बंद कर दी थी तो चलो हमारी वजह से हो गया था, लेकिन अगर दोबारा शुरू कर देंगे तो हमने कोई ठेका लेकर रखा है इन लोगों का कि भाई ये जितनी बार लड़ना बंद करेंगे वो भी हमारा, और जितनी बार शुरू करेंगे तो उसके लिए भी हम जवाब देंगे। ऐसा तो कुछ नहीं होने लगा भाई। प्लीज आप लोग थोड़ा सा तो मतलब, हम ठीक है हम पाकिस्तान से हैं मानते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग खासतौर पे मेरे इंडियन दोस्त जो हैं कुछ तो लिहाज करें। अब देखें शहबाज शरीफ साहब भी बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए, अब उनकी समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। एक मुसीबत हो तो बात भी की जाए। यानी पाकिस्तान में हमें जैसे कहते हैं ना, अभी एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई नहीं होती तो दूसरी आके खड़ी हो जाती है। अब कल रात को ही देख लीजिए, रात को जिस तरीके से जो है रेंजर्स के हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ कराची में, उसके बाद अभी हम लोग ढूंढ ही रहे थे कि भाई ये किसने किया, कैसे पहुंच गए वहां, कैसे चले गए, इधर कैसे चले गए। हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट और हमारे यहाँ के एक्टिविस्ट और कई मीडिया के लोग जो वो कह रहे थे कि भाई कराची में तो किसी तरफ से भी जो है वो भारत का बॉर्डर नहीं लगता है, तो फिर कैसे हो गया, वहां पे कैसे लोग आ गए। फिर कहा कभी कहा जी बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है बीएलए के लोग हैं, कभी कहा टीटीपी के लोग हैं, कभी कुछ बाहर एक जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बैन ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे एक मजाक ही होता है, मतलब उसे हम बैन कर देते हैं उसके बाद वो अपना नाम बदल के फिर आ जाते हैं। तो पर इसी तरीके से एक बैन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए कहा गया कि जी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि जी ये अटैक हमने किया है, लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं लग रहा था कितने लोगों को जो है नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, ये सब अभी सब यही कैलकुलेट कर रहे थे। और आपको तो पता ही है कि हमें तो रातों रात पता लग जाता है कि किसने किया। तो चाहे वो बैन ऑर्गेनाइजेशन आकर बोले भी कि जी हमने किया हमने किया हमने किया, हम फिर भी कहते हैं ना 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 ना, ये तो जी भारत ने किया है। और बिल्कुल एक बार फिर हमारे यहाँ से यही नाम लिया गया और कहा गया कि जी ये जो अटैक था
ये भारत ने किया है। मतलब अभी मोदी जी बेचारे सर पकड़ के बैठे होंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे शहबाज शरीफ साहब बैठे, मोदी जी का भी कोई डिफरेंट हाल नहीं होगा। वो भी यही सोच रहे होंगे कि भाई एक तो इन लोगों को कोई, पाकिस्तानियों को कोई काम धंधा है नहीं, अब उनका कुछ भी हो जाता है ये फौरन कह देते हैं जी भारत ने किया, मतलब ना चेक करते हैं, ना पता करते हैं, ना कुछ करते हैं। और जबकि एक बैन ऑर्गेनाइजेशन जो कि बीएलए के साथ पहले मिले हुए थे और उसके बाद अलग हो गए, सॉरी टीटीपी के साथ थे और फिर अलग हो गए, और अब वो कह भी रहे हैं कि भाई हमने किया है, हमने किया, लेकिन ना, भारत ने किया, इसलिए कि भारत वाला चूरन बिकता है हमारे यहाँ, बाकी कुछ बिकता नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब पता ये लगा है कि जी बताया यही जा रहा है कि जी भारत ने किया, उधर से भारत वाले जो कह रहे ना 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 हमने तो कुछ नहीं किया, वो बेचारे अपने काम और धंधों में बिजी थे। और उनके तो आपको पता ही है कि कभी मतलब कोई लड़की किसी हस्बैंड को पहाड़ी से धक्का दे देती है तो कोई ले जाके पता नहीं क्या खिला देती है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है इंडिया की लड़कियों को हुआ क्या है। हमारे यहाँ जो है वो लड़कियों के साथ, मतलब लड़कियां मुश्किल में फंसी हुई हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहता है, और भारत में जो है वो लड़के जो है वो परेशानी में, लड़कियां वहां की बड़ी स्ट्रांग जा रही है। वो जो कहते हैं ना कि जी फीमेल्स को पावर दीजिए, फीमेल्स को आगे बढ़ाइए, तो मुझे लगता है कि इंडिया में फीमेल्स को कुछ ज्यादा पावर दे दिया, कुछ ज्यादा आगे भी बढ़ा दिया। उसके बाद ये जनरेशन, ये जो जेन जी वो जो आए ना, तो ये मुझे समझ नहीं आता कि ये लोगों को क्या हुआ है। जो नई जनरेशन आई है, ओ भाई आपको नई शादी करनी है मत कीजिए, आपको एंगेजमेंट तोड़नी है तोड़ दीजिए, आपको भागना है फौरन भाग जाइए, और साथ में पैसा जेवर जो ले जाना है सब ज्वेलरी लेकर सब 9 तो 11 हो जाइए, लेकिन वो बेचारे की जान तो मत लीजिए। यानी अजीब तरीका इन्होंने कर रखा है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर भी जो है वो डिफरेंट तरफ से लोग बात कर रहे हैं, हर तरह की डिबेट जो है वो होती जा रही है। कोई लड़कियों को मासूम बता रहा है तो कोई लड़कों को बता रहा है। लेकिन खैर ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, वो तो वैसे ही मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा बता दूं। लेकिन खैर बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत की। और जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत में वैसे तो हर वक्त ही 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अपने जो लोग हैं उनकी कुछ करतूतें भी ऐसी हैं जिसको देखकर यकीनन सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम वसीम अकरम साहब को लें, वसीम अकरम साहब वैसे तो खिलाड़ी हैं, और हमारे वैसे बहुत से खिलाड़ी ऐसे जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके ऊपर अचानक से रिलीजन जो है वो धावा बोल देता है, और उसके बाद वो या तो लंबी लंबी दाढ़ियां रख लेते हैं, अजीब अजीब किस्म की बातें शुरू कर देते हैं, और अपने आप को खिलाड़ी से ज्यादा मुल्ला जो है वो प्रूफ करने में लग जाते हैं। वसीम अकरम साहब इन चीजों से बाहर थे, मुझे लगता था ये कोई ढंग के इंसान है। अभी इन्होंने जी कहा है कि जी उन्होंने 5 कनाल जमीन जो है वो डोनेट की है और मस्जिद बनाने के लिए। अरे कोई स्कूल बना लेते, कोई यूनिवर्सिटी बना लेते, कोई हॉस्पिटल बना लेते, कोई लाइब्रेरी बना लेते, यहाँ तक कि कोई रेस्टोरेंट ही बना लेते जिससे भूखे लोगों को खाना दिया जाता फ्री में। लेकिन नहीं, मस्जिद बना दी। इसका मतलब ये है कि इनको भाई लोग की तरफ से मैसेज आया होगा कि बेटा अगर तूने मतलब यहीं पे रहना है पाकिस्तान में, और वो भी एकदम एक पीस में रहना है, तो फिर ऐसा है कि मस्जिद बना दो। और इसलिए फौरी तौर पे मस्जिद के लिए जमीन जो है वो उन्होंने डोनेट कर दी है। अब बाकी तो खैर देखा जाएगा कि बेचारे जो है वो बनाना भी पड़ जाएगा उनको। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर यही पैसा एजुकेशन में या हेल्थ सेक्टर में लगा देते तो बेहतर था। वैसे भी ये जो लोग इनसे ये करवा रहे हैं, इसको भी एक तरह का भत्ता ही समझिए, एक तरह का समझे कि ये भी एक तरह की गुंडागर्दी है कि आप किसी को डरा धमका कर कहें कि जी मस्जिद बना दो। लेकिन ये यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती, बात आ जाती है शोएब अख्तर साहब पे। जी हाँ, शोएब अख्तर जो है वो भी बहुत क्रिकेट वगैरह में बहुत फेमस रहे हैं, दुनिया ने उनको देखा, खेलते हुए भी देखा, और अभी जो दुनिया ने उनको देखा है वो शायद हम लोग तो देखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन खैर फिर भी वो नजर आ गए। एक तो शोएब अख्तर साहब के जो बड़े भाई हैं, अभी उनकी डेथ हुई है, तो उस वक्त उनसे मिलने के लिए लश्कर तोयबा के जो टेररिस्ट है वो पहुंचे, और कहा यह गया कि लश्कर तोयबा का चीफ सैफुल्ला जो है वो उनके भाई के जनाजे पे पहुंचा, और उसने बड़ी हमदर्दी दिखाई और शोएब अख्तर साहब को गले लगाया। और शोएब अख्तर साहब ने वैसे ये भी अनाउंस किया है अपने भाई की याद में वो मदरसा बनाने जा रहे हैं। यानी एक क्रिकेटर हमारे जो है या फॉर्मर क्रिकेटर जो है वो मस्जिद बना रहे हैं, और दूसरे जो है वो मदरसा बना रहे हैं अपने भाई के लिए। अब कई लोग भारत की तरफ से बात कर रहे हैं, और भारत में वीडियोस भी बन रही हैं, और सोशल मीडिया पे भी कहा जा रहा है कि ये देखो जी लश्कर तोयबा का टेररिस्ट जो है इनके भाई के जनाजे पे या भाई के मरने पर अफसोस के लिए आया। इसका मतलब है कि शोएब अख्तर का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो जी वो तो होगा, ये मेरा ख्याल है शोएब अख्तर से ज्यादा शायद उनके भाई का कनेक्शन होगा, इसलिए कि शोएब अख्तर साहब ये भी कह रहे हैं कि वो अपने भाई की याद में, भाई को याद करते हुए वो एक मदरसा बनाने जा रहे हैं। अगर उनके भाई जो है उनका मदरसे उदरसे से ताल्लुक ना होता तो शायद शोएब अख्तर साहब जो है वो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी बना देते, या फिर कहीं स्कूल कॉलेज बना देते, हॉस्पिटल बना देते, और अगर कुछ भी नहीं
तो एक डिस्को विस्को तो बना ही सकते थे। लेकिन शोएब अख्तर साहब जो हैं, जो कि मतलब वैसे तो खैर हमारे सारे ही जो फॉर्मर खिलाड़ी होते हैं, जब वो अपना खेल वेल छोड़ देते हैं, अपने आप को बहुत रिलीजियस बताते हैं, लेकिन ये जरूर है कि मतलब पीने वीने में भी सबको इंटरेस्ट रहता है। जितने भी हैं जो प्राइवेट पार्टीज में जाते हैं, मैं खुद देख चुकी हूँ, मैं दावे से कह रही हूँ, वहां पर ये जो है वो शराब भी चल रही होती है और खाना पीना और सब कुछ इस तरह का। तो लेकिन उसके बाद जैसे ही कैमरा खोला, कैमरा एक्शन ठक, उसके साथ ही जी बस जी, उसके बाद जो अंदर का मुसलमान निकलता है हमारे खिलाड़ियों में से, वो देखकर तो मेरा ख्याल है कि कभी कभी लोग जो बहुत रिलीजियस होते होंगे वो भी हैरान हो जाते होंगे भाई इनको क्या हुआ है। लेकिन बहरहाल शोएब अख्तर साहब एक बार फिर खबरों में हैं, और शोएब अख्तर साहब जैसे कहते हैं कि इसी तरह की खबरों में है कि ये जो हमारे यहाँ जो अनमोल रतन पाए जाते हैं, ये हमेशा इन्हीं लोगों के पास से क्यों निकलते हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे लोग जो हैं वो इस तरह की हरकतों में भी पकड़े गए कि इन लोगों को सपोर्ट करते हुए, इनको फंड करते हुए, और इसी वजह से तो हम एफएटीएफ में गए थे। एफएटीएफ में हम कोई छोले भटूरे खाने की वजह से तो नहीं चले गए थे। लेकिन बात सारी ये है कि कुछ भी कहिए, सुधरने का नाम नहीं लिया जा रहा। और अब शोएब अख्तर साहब जो है, यहाँ पे देखिए, ये आपको जादू की झप्पी देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो जी हाँ, लेकिन शोएब अख्तर साहब से क्या कोई पूछेगा? क्या गवर्नमेंट में से कोई पूछेगा या किसी भाई लोग में से कोई पूछेगा कि भाई ये लश्कर तोयबा वाले आपके यहाँ क्या कर रहे थे और आप इन लोगों को कैसे जानते हैं, और ये सब आपके घर क्यों पहुंचे थे, और आपके भाई के साथ इनका क्या रिश्ता था, या आपके साथ इनका क्या रिश्ता है। लेकिन जाहिर है कि इस तरह के लोगों को हमारे यहाँ तो सपोर्ट किया जाता है, हमारे यहाँ तो कहते हैं नहीं भाई नहीं, वो तो टेररिस्ट है ही नहीं। तो फिर यूएन वाले जो है वो क्या बिल्कुल ही ढक्कन है कि उन्होंने अपने यूएन डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप में या लिस्ट में इन लोगों का नाम अगर दे रखा है, तो उस पर पाकिस्तान क्या कहेगा। यकीनन उस पर पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इस तरह से नाम, वैसे अब ये कहना तो बेकारी बात हो गई है कि नहीं हमारा नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारा नाम अभी तक जितना खराब हो चुका है, उसके बाद आगे खराबी की गुंजाइश बनती नहीं है। और उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि जी भारत हमारे साथ बात करे, भारत हमारे साथ ट्रेड करे, और हमारे यहाँ तो जी टेररिज्म है ही, हम तो खुद टेररिज्म का शिकार है जी, हम तो खुद विक्टिम है, ये जो बातें किया करते हैं हमारे लोग कि जी हम तो खुद, हमने 80,000 लोगों की जानें जो है वो गई हैं, और हमारे यहाँ तो खुद टेरर हो रहा है, और जी ये टेरर जो हो रहा है ये भारत करते, ये जो गले मिल रहे हैं, ये जो लश्कर तोयबा वाले हैं और इसी तरह के दूसरे जो ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये लोग भी क्या भारत से ही ट्रेनिंग ले रहे हैं, और अगर ले रहे हैं तो किस तरह से ले रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए। और इनको इस तरह से शोएब अख्तर साहब जो है वो गले लगा रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि उनका रोज का आना जाना मिलना मिलाना है। अगर यही चीज किसी और आम पाकिस्तानी ने की होती और पाकिस्तान को इस बात पे, यानी कि पाकिस्तान की अथॉरिटी इस बात को मानी हुई होती कि ये टेररिस्ट है, तो उस बेचारे को तो उल्टा लटका के इतनी चितरौल की होती कि उस बेचारे को अगला पिछला जन्म भी भूल गया होता। लेकिन शोएब अख्तर साहब से कोई ये बात नहीं पूछ रहा है, और यकीनन इनको भारत में भी देखा गया है, भारत में भी ये खबर जो है इसी तरीके से चलती चली जा रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और उसके बाद अगर पाकिस्तान ये कहता है कि जी हमें भारत से बात करनी है, तो मेरा ख्याल है कि ये बातचीत जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। पहले ही मैंने कहा कि जी यहाँ से जो 4-5 जो आपके अनमोल रतन जो उस वक्त हैं, उनको उठाकर आप भारत को दे दीजिए या फिर उनको सजा दीजिए कि सारी दुनिया को दिखे। लेकिन यहाँ तो जी गले लगाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है, घर में वेलकम किया जा रहा है, और वो भी जाने माने यानी कि काफी फेमस किस्म के हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से, यानी कि शोएब अख्तर साहब। और साथ ही अनाउंस भी कर दिया जाता है कि जी मदरसा बनाएंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तानियों का माइंडसेट क्या है। एक तरफ वसीम अकरम साहब है जो काफी मॉडर्न आदमी है, बीवी भी उनकी आजकल ऑस्ट्रेलियन है, उनकी वाइफ जो है, और उसके बाद उनका कहना ये है कि जी वो मस्जिद बनाएंगे। मतलब वो भी कोई एजुकेशन की तरफ जा सकते थे, हेल्थ सेक्टर की तरफ जा सकते थे, कोई और ऐसा काम कर सकते थे, वाटर शॉर्टेज पे काम कर सकते थे, और कई चीजें जो पाकिस्तान में इस वक्त जरूरत है जिन पे काम करने की, लेकिन उस पे नहीं करेंगे बल्कि मस्जिद बनाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं से इनके स्क्रू टाइट किए जा रहे हैं, और कौन कर रहा है मुझे क्या पता। हर बात आप लोग मुझसे क्यों पूछते हैं? कुछ भी कुछ खुद अपना दिमाग भी थोड़ा सा लड़ा लिया करें, अपना दिमाग भी थोड़ा चला लिया करें, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कौन कर रहा है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जी बिलावल भुट्टो जरदारी की। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना ये है कि पाकिस्तान का वजीर आजम बनकर हर घर को 800 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो कल से मन्नत मान ली है कि बस बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ना,
وہ پرائم منسٹر بن جائیں اور تاکہ کم از کم میرے گھر کا جو بجلی کا بل ہے وہ یہ دے دیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. تو میں کم از کم اے سی لگانے کے بعد مجھے ٹینشن تو نہیں رہے گی کہ اتنی گرمی ہے کہ میں گرمی سے مر جاؤں یا میں بل دیکھ کے مر جاؤں یا کیا کروں میں, میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. لیکن بلاول صاحب کی باتیں سن کر کہ اگر وہ مطلب پرائم منسٹر بن گئے تو 800 یونٹ جو ہے وہ فری کر دیں گے. لیکن یہاں پر کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو وہی بات ہو گئی کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اب نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی, یہ والا میرا خیال ہے محاورہ یہاں پر بہت فٹ آ رہا ہے, کیونکہ یہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے مجھے کچھ اسی طرف جاتے ہوئے لگ رہے ہیں. خیر ہمیں 9 من تیل اور رادھا سے ایک ویڈیو یاد آئی ہے, ایک شو یاد آیا, یہ ایک انٹرویو یاد آیا جو ہمارے دوست کرنل دانویر سنگھ کے ساتھ کیا تھا ہم نے کچھ ٹائم پہلے, اور اس میں یہی رادھا اور تیل کی یعنی کہ 9 من تیل اور رادھا کی بات ہوئی تھی. تو چھوٹا کلپ مجھے یاد آیا کہ میرے پاس ہے, آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور پھر آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ نیوز کی طرف. رائے پوری دنیا کو ایک طرح سے, لیکن سوری آپ کے یہاں 9 من تیل ہوگا تو رادھا تھوڑی ناچے گی, رضیہ ناچے گی. کوئی بات نہیں سر, دونوں آر سے مطلب ناچنے سے ناچ سکے گی, اتنے تیل میں اگر سلپ نہ ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے. تو جی بالکل نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی, یہ بات یا یہ محاورہ ہمارے یہاں بھی بہت استعمال ہوتا ہے. اور لیکن کرنل دانویر سنگھ کہہ رہے تھے کہ جی اگر ایسا ہوا تو آپ کے یہاں تو پھر رضیہ ناچے گی, رادھا نہیں ہوگی. لیکن یہ نام دونوں کا آرٹ سے تو کوئی بھی ناچے فرق نہیں پڑتا, مطلب ناچنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ 9 من تیل نہیں ہوگا, اور یہی بات میں اس وقت بلاول بھٹو زرداری کے لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ جو لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں کہ جی اتنے یونٹ فری کر دیں گے اگر پرائم منسٹر بن گئے تو 800 یونٹ بجلی جو ہے فری ہو جائے گی, تو مجھے لگتا نہیں کہ بلاول صاحب آپ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے آپ ہوں یا چاہے اور کئی ہمارے منسٹرز اور کئی ہمارے پولیٹیشین جو ہیں جو یہ اس خیال میں رہ رہے ہیں وہ مجھے بہت جلد آتے ہوئے لگ رہے نہیں. لیکن خیر وقت بدل جاتا ہے, اگر آپ کوشش جاری رکھیے. اور جیسے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے, مطلب ظاہر ہے جو پاپڑ انہوں نے بیلے وہی پاپڑ آپ بھی بیل لیجئے اور آپ بھی پرائم منسٹر بن جائیے. لیکن بات ساری یہ کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ہی ایک اور منسٹر صاحب جو ہیں ان کی بھی اگر میں بات کرنا چاہوں تو یا آپ کو بتانا چاہوں گی, جی ہاں شرجیل میمن صاحب, ان کا کہنا ہے کہ جی چیلنج کرتا ہوں پورے سندھ میں ایک بھی سڑک خراب نہیں ہے. جی ہاں شرجیل میمن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ چیلنج کرتے ہیں کہ پورے سندھ میں ایک بھی روڈ جو ہے وہ خراب نہیں ہے, سڑکیں بالکل ٹھیک ہے. تو اس پہ یقیناً میں یہی کہنا چاہوں گی جو میں نے ٹویٹر پہ بھی کہا ہے کہ بھائی یہ والا نشہ کرنا ہے, یہ کون سا نشہ کرتے ہیں پتہ نہیں, لیکن جو بھی نشہ کرتے ہیں اس میں ان کو لگ یہی رہا ہے کہ تمام سڑکیں ایک دم ٹھیک ہیں. اور اگر ایسا ان کو لگ رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ سونگ سانگ کر ہی بات کر رہے ہیں, ورنہ تو ایسی بات نہ کرتے. بہرحال آئی ہوپ کہ پاکستان جو ہے وہ تھوڑا سا سیریس ہو جائے, اور جو یہ ہمارے یہاں انمول رتن یا جو یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ نظر آ رہے ہیں جو کہ اب کھلا باہر گھومنا شروع ہو گئے ہیں, ہمارے کھلاڑیوں کے گلے لگ رہے ہیں. تو اس میں میرے خیال ہے جو یہ ہمارے سپورٹس کے لوگ ہیں ان سے بھی سوال جواب ہونا چاہیے, اور یہ جو لوگ ہیں جو آ کے گلے مل رہے ہیں ان کو بھی یقیناً قانون کے تحت سزا ملنی چاہیے. ورنہ بھول جائیے کہ بھارت آپ کے ساتھ بات کرے گا یا ٹریڈ اوپن ہوگی یا کچھ بھی, آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے, حالات خراب ہی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور کل کراچی میں جو اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ وہاں تک پہنچے کیسے, اور کسی بھی دوسری کنٹری کو الزام دے کر اپنے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اس لیے اگر آپ کو پرابلم سالو کرنی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں اس قسم کے اٹیک بند ہو, تو سب سے پہلے پاکستان کے اندر دیکھیے بجائے اس کے کہ باہر والوں کو الزام لگا کر اور خود بیٹھ جائیں. تو مجھے نہیں لگتا کیسے, کیونکہ اب جو نئی جنریشن آئی ہے ہمارے بعد والی, ڈیفینیٹلی وہ بہت سمجھدار ہے, کافی انٹیلیجنٹ ہے اور وہ چیزوں کو سمجھ رہی ہے. اب وقت صرف انتظار اس بات کا ہے کہ وہ بولنا کب شروع کریں گے. بول رہے ہیں کچھ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے, لیکن شاید گورنمنٹ ان کو ہلکے میں لے رہی ہے, اور بہتر یہی ہوگا کہ گورنمنٹ اور اسٹیٹ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں بجائے اس کے کہ لوگوں کے اوپر الزام لگائے کریں. اگلی ویڈیو
डेफिनेटली कश्मीर पे बनाऊंगी और कश्मीर के बारे में आपको अपडेट्स दूंगी। कश्मीर के लोगों के लिए खाने पीने का सामान, मेडिसिन, सब कुछ पाकिस्तान की स्टेट ने बंद कर रखा है, वहां तक सामान नहीं पहुंच पा रहा है, वो लोग बहुत परेशान हैं। वहां पर लेडीज और छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं इस वक्त वो प्रोटेस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान के लिए यकीनन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि पाकिस्तान स्टेट को अक्ल नहीं आ रही। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।